बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर बशीर है और मैं ताइवान में नेशनल चाओता यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। और पीएचडी के लिए मेरा रिसर्च एरिया सेमीकंडक्टर डिवाइस फैब्रिकेशन और इसके अलावा मेमोरी डिज़ाइनिंग है। और आजकल बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक कंप्यूटेशन इन मेमोरी है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। मेरी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट वाइज वर्ल्ड में पहली 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। उसके अलावा चाओता यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है और कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये एक अच्छा मौका है। हाँ, थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर हो सकता है क्योंकि यहाँ की मदर लैंग्वेज चाइनीज़ है। दैट्स व्हाई आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का कोर्स कंटेंट इस तरह से डिज़ाइन शुदा है कि उसमें आप बहुत आसानी के साथ अपनी चाइनीज़ को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप हासिल करने के तरीका पे। आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ताइवान में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ को आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा प्रोफेसर्स को राब्ता करने के लिए क्या तरीक़ाकार हो सकता है, या स्कॉलरशिप के लिए कौन-कौन से मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे पाकिस्तान से अगर आप एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था मेरा रिसर्च एरिया जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर फ़ील्ड है, जिसके लिए ताइवान पूरी दुनिया में जाना जाता है। ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ग्रोम्ड है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और तमाम दुनिया की तरह इनका भी प्रोसीजर इस तरह से है कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रोफेसर्स जो हैं वो उठाते हैं और फिर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने स्टूडेंट्स से काम करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की भी ग्रूमिंग होती है और उसके साथ-साथ प्रोफेसर और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, तो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सबसे पहले आप क्यूएस रैंकिंग में ताइवान की यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, आप उनके नाम अपने फ़ील्ड के हिसाब से सेटल डाउन कर लें। उन तमाम नामों में यूनिवर्सिटीज़ आप अरेंज कर लें। ये वो तरीका है जो मैंने किया था। तो आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो हैं उनको सेटल डाउन कर लें। उसके बाद उन तमाम नामों को वन बाय वन उनके डिपार्टमेंट्स को चेक करें और तमाम यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे उनके डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ-साथ फैकल्टी वाले ऑप्शन में उनके तमाम प्रोफेसर्स और उनका रिसर्च एरिया और उनका करंट वर्क मौजूद है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने फ़ील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर सर्च करने हैं। उसके लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली ताइवान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब की वेबसाइट्स अप टू डेट हैं और उनमें तमाम चीज़ें आपको आसानी के साथ मिल जाएँगी। तमाम तरीक़ाकार भी मेंशन्ड है, आप उसको देखें और उसके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोफेसर सर्च करने, वो प्रोफेसर्स आप देखेंगे अपने एरिया के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, तो मैंने एमफिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में किया था, तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स उसके साथ-साथ चूँकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ील्ड को परस्यू करना चाह रहा था, उसके अलावा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर्स और फोटोनिक्स के प्रोफेसर्स जो हैं उनको सर्च किया था। तो आपको सबसे पहले ईमेल करना होता है। ईमेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको बताना होता है कि आप उस फ़ील्ड में, जिस फ़ील्ड में वो प्रोफ़ेसर काम कर रहा है, किस तरह से आप उसके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरे नंबर पे जिस मौजूदा फ़ील्ड में आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपका एमफ़िल या आपका बीएस जिस फ़ील्ड में है, वो फ़ील्ड उस प्रोफ़ेसर के काम से कैसे लिंक करता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रोफ़ेसर की जो बायोग्राफ़ी है उसको देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि उस प्रोफ़ेसर के इंटरेस्ट क्या-क्या हैं। आप उसका रिसर्च वर्क देखें। बहुत ज़्यादा
सॉरी, बहुत ज़्यादा उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जो है वो वहाँ से डाटा लेना है और आपको उसको अपने नॉलेज के साथ लिंक करना है। आपको उसे बताना है कि मैं इस फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ, मैं इस फील्ड को अच्छे से समझता हूँ और मेरा फ्यूचर प्लान जो है वो ये है। ठीक हो गया? तो उसमें आप जो ईमेल कंटेंट है उसमें सबसे पहले आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जैसे नाम हो गया, आपकी करंट एजुकेशन हो गई, ठीक है। फिर आप उसे बताएंगे कि आप कौन से फील्ड में हैं और किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, वो दोनों फील्ड आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, या आपकी मोटिवेशन क्या है, किस बेस पे आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो ईमेल कंटेंट है ये आपको सेंड करना होता है। उसके अलावा अगर हो सके तो आप अपनी एक अच्छी सी सीवी बनाएं जिसमें आपने वो तमाम काम जो आपने किए हैं, कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, कोई अवार्ड विन किया हुआ है, या इसके अलावा आपकी एजुकेशन है, अगर आप एमफिल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उस सीवी में मेंशन करें और वो सीवी साथ में अटैच कर दें। उसके अलावा किसी किस्म की कोई चीज़ अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, आपको जो ईमेल लिखना है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होना चाहिए। उसमें सिर्फ़ वो बातें लिखें जो इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा लंबी ईमेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप लंबी ईमेल लिखेंगे तो वो अगला बंदा जो है वो अपना टाइम उसे नहीं दे पाएगा और उसे उस फ़ोकस के साथ, उस ध्यान के साथ नहीं देखेगा जो आप चाहते हैं। और जब वो उसे देखेगा नहीं तो वो किस तरह से ये फ़ैसला कर पाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, या उसकी क्या कहते हैं कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस पे फुलफ़िल हैं या नहीं हैं, या आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए आपकी ईमेल का जो लेंथ है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। जितनी कम से कम रख सकें, इतनी कम भी ना हो कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही उसमें ना आ सके, ठीक है? तो इस तरह से रखें कि कम से कम 1 पेज से ज़्यादा आपकी ईमेल ना हो, ताकि उसको पढ़ने में भी आसानी हो। और उसके अलावा जो आपका मेन फ़ोकस है वो हाइलाइटेड होना चाहिए बीच में। अच्छा, तो ये हो गया जी ईमेल करने का तरीका। अब प्रोफ़ेसर्स जो हैं, चूँकि आप डिपार्टमेंट वाइज़ देखेंगे तो आप उनकी ईमेल आईडी पे उनको वन बाय वन, लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक सिंगल सीवी ना बनाएं। आप हर प्रोफेसर के रिसर्च एरिया से रिलेटेड सीवी में डाटा डालें, ताकि वो उसे इंटरेस्ट के साथ देखे और आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने मेल कर ली। अब अगर कोई प्रोफेसर आपसे रब्ता करना चाहेगा तो हो सकता है कि वो आपसे आपका प्रपोज़ल माँगे, ठीक है? रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो रिसर्च एरिया में एडमिशन लेने के लिए या स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि वही डॉक्यूमेंट है जो प्रोफेसर को बताता है कि ये स्टूडेंट किस तरह से उसके एरिया में फिट हो सकता है, ठीक है? या आपका जो प्रपोज़ल है वही आपकी एलिजिबिलिटी डिफ़ाइन करता है प्रोफेसर के लिए। तो आप प्रपोज़ल बनाएँ, प्रपोज़ल आपको डिफरेंट प्रोफेसर्स के रिसर्च एरिया के हिसाब से बनाना है, और उस प्रपोज़ल में आप अपना प्रीवियस वर्क और जो लेटेस्ट वर्क या जो काम आप करना चाह रहे हैं या जिस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं या प्रोफेसर से रिलेटेड आप उसमें डाटा डालेंगे। सॉरी। अच्छा, ये सारा काम आप कर लेंगे तो रिसर्च प्रपोज़ल जो हैं वो आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है? या आप ये भी कर सकते हैं कि जब कोई प्रोफ़ेसर आपसे रब्ता करे तो उसके मुताबिक आप रिसर्च प्रपोज़ल बना लें। लेकिन रिसर्च प्रपोज़ल का मेन आइडिया थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा नहीं, मेन आइडिया जो है वो आपका होना चाहिए, जिसमें आपका अपना इंट्रोडक्शन होता है, वो इंट्रोडक्शन होता है, और उसके अलावा आप उसमें अपनी ख़ुसूसियात लिखेंगे कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। मसलन आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, या इस तरह की बातें आप उसमें लिखेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। इसके अलावा अब आपने मेल कर दी प्रोफ़ेसर को मेल करना, और उसके बाद आप उसे एक तरह से भूल जाएँ कि आपने मेल किया। लेकिन ये है कि आप वो जो आप प्रोफ़ेसर्स की एक लिस्ट बना लें, और जिसे आप मेल करते जाएँ उसे आप टिक करते जाएँ, ताकि आपके पास एक बायोडाटा बन जाए कि मैंने इस प्रोफ़ेसर को राब्ता किया है, और उसके साथ थोड़ा-सा कमेंट्स में ये भी लिख दें कि वो किस फ़ील्ड का है। ताकि
अगर सपोज करें कि 2 महीने 3 महीने बाद कोई प्रोफेसर आपसे रब्ता करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा जो है वो ये भूल चुका होता है कि आपने उसे किस किस्म का डाटा जो है वो सेंड किया था। तो अगर आप वो कमेंट्स बना लेंगे, अपने पास एक नोट्स बना लेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब वो आपसे रब्ता करेगा, वो आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछेगा। बाज़-औक़ात प्रोफेसर्स जो हैं वो कुछ काम असाइन कर देते हैं ताकि वो आपको करना है, इससे आपकी एलिजिबिलिटी और बाकी सारे मामलात। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोशिश ये करें कि अपने डाटा में झूठ कम से कम, बल्कि कोशिश करें कि ना ही हो। यानी जो चीज़ आपको आती है वो ही बयान करें। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट जो है वो हेसिटेट कर रहा होता है कि यार ये मुझे जो आ रहा है ये बहुत छोटा-सा काम है, या यार ये इसको वो देखेगा, नहीं देखेगा, ऐसा ना सोचें। बहुत बड़े-बड़े काम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जो काम आपको आते हैं, जो काम आपने सीखे हुए हैं, जो काम आप कर सकते हैं वो लिखें, बेझिझक होके लिखें। छोटे से छोटा काम भी लिखें और बड़े से बड़ा काम भी लिखें। वो सारे जो हैं वो मिला के आपकी एलिजिबिलिटी को डिफ़ाइन करेंगे और आपके चांसेस जो हैं स्कॉलरशिप के वो अच्छे हो जाएँगे। ताइवान में ज़्यादातर एडमिशन्स जो हैं या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन जो है उनका प्रोसीजर बाकी दुनिया से थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप अगर प्रोफ़ेसर को पहले से मेल करके इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि वो आपको एडमिशन के लिए रख लेगा या वो आपके एडमिशन को ऑन करेगा, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? वो आपका बेनिफिट है, वो ज़रूरी, फिर उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपके स्कॉलरशिप मिलने के। उसकी वजह ये है कि जब आपका प्रोफ़ेसर ये कह दे कि यार मैं आपको रख लूँगा, तो फिर वो आपके लिए कोशिश भी करेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन्होंने कमिटीज़ बनाई हुई हैं जो डिपार्टमेंट वाइज़ हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आपकी एप्लीकेशन जाएगी, ठीक है? जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। उस डिपार्टमेंट में जो आपकी एप्लीकेशन गई हुई है, वो एप्लीकेशन तमाम प्रोफ़ेसर्स देखेंगे और उसके हिसाब से प्रोफ़ेसर डिसाइड करते हैं कि इसको मैं रखूँगा या जो भी प्रोफ़ेसर आपको रखने के लिए एग्री होता है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी की अपनी कमेटी है जो स्कॉलरशिप्स वगैरह और बाकी सारे मामलात को हैंडल करती है। फिर एप्लीकेशन वहाँ जाती है और उसके बाद फाइनली आपको एक ईमेल आ जाती है कि आपका स्कॉलरशिप या एडमिशन जो है वो सिक्योर हो चुका है या नहीं। तो ये सारे मामलात हैं। लेकिन अगर आप प्रोफ़ेसर से पहले रब्ता कर देंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस जो हैं वो 200-300% बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप का प्रोसीजर यहाँ कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्कॉलरशिप है, ठीक है? जिसके लिए आपको जिसे हम MOE भी कहते हैं, जिसके लिए आपको अलहदा से अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का एडमिशन सिक्योर करना है। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं। उन स्कॉलरशिप्स में ज़्यादातर जो तरतीब चलती है, उसमें ये होता है कि कुछ फ़ंड्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी देती है आपको और कुछ मैचिंग फ़ंड के नाम पे प्रोफ़ेसर जो है वो उसमें ऐड करता है जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। बाज़ औक़ात इन दोनों के अलावा भी प्रोफ़ेसर्स के पास अगर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आप स्टूडेंट की सवाबदीद पे कि अगर वो काम करना चाहता है या जो भी करना चाहता है उसकी बेस पे उसको अलहदा से भी फंडिंग देते हैं। तो ये फंडिंग आपको कहीं मेंशन नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपकी किस्मत पे है। दूसरा ये है कि आपकी हार्ड वर्किंग पे है कि अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको अच्छा स्टाइपेंड मिलेगा। और ये स्टाइपेंड जो है इसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की। मेरी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर PhD के लिए आप आते हैं तो आपको 82% मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो आपको ट्यूशन फ़ीस फ़ेवर और उसके अलावा कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है? और अगर आपकी परसेंटेज इससे कम है तो फिर आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस फ़ेवर मिलेगा और बाज़ औक़ात इसके साथ प्रोफ़ेसर का जो स्कॉलरशिप है वो ऐड हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे कोर्स का जो सेटअप है उसके अंदर PhD के लिए, चूँकि मैं PhD का स्टूडेंट हूँ, तो PhD के लिए आपको क्वालीफायर्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं और ये क्वालीफायर की रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी करती है। क्वालीफायर क्लियर करेंगे आप, उसके बाद आपका रिसर्च वर्क है। बाज़ औक़ात प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो पहले दिन से ही आपको रिसर्च काम पे साथ लगा देते हैं। वो कहते हैं कि कोर्स वर्क भी करो और साथ-साथ रिसर्च भी चलाओ, जिसमें लिटरेचर रिव्यू और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? या फिर ये भी होता है कि आपको वो कह देगा कि यार आप पहले कोर्स वर्क को कंप्लीट करो, उस पे ध्यान दो। आपके फ़ील्ड से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज़ पढ़ने होते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे आने के बाद आपको पता लग जाती हैं खुद से। वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक हो गया? तो ये सारा प्रोसेस है।
तो एडमिशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो अगर प्रोफेसर्स जो हैं उनसे आपका रब्ता पहले से है तो आपके चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, वरना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जितने अच्छे ग्रेड्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल जितना अच्छा और बेहतर आप बनाएंगे वो आपका फ़ायदे में होगा। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक ये है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका एडमिशन जो है वो आप सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी होती हैं। सबसे पहले जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल मौसूल होती है जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपका एडमिशन हो गया है, ये उसमें आपका स्टाइपेंड जो है या आपका जो स्कॉलरशिप है, ट्यूशन फीस वीवर वगैरह उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। उसके अलावा आपका कौन से डिपार्टमेंट में होता है वो भी उसमें मेंशन है। उसके बाद आपको करना ये है कि आप को उस सारे प्रोसीजर के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फराहम कर दी जाती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। ताइवान में सिर्फ एक प्रॉब्लम डॉक्यूमेंटेशन के वाले से ये है कि चूँकि यहाँ इसकी एम्बेसी नहीं है पाकिस्तान में, तो उसके लिए आपको थर्ड कंट्री जाना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास दुबई का ऑप्शन है, आपके पास सऊदीया का ऑप्शन है, आपके पास हांगकांग का ऑप्शन है, आपके पास इंडोनेशिया या मलेशिया का ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इस सारे प्रोसीजर में सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं? आपका जो मैट्रिक और एफएससी का जो या किसी ने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो वो जो डिप्लोमे का सर्टिफिकेट है उसे आपको अपने बोर्ड से वेरीफाई कराना होता है। बोर्ड से वेरीफाई कराने के बाद इंटर बोर्ड जो BI मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन आपको उसके बाद जो इंटर बोर्ड का जो सेटअप बना हुआ है, ठीक है, IBCC जिसे बोलते हैं, IBCC से आपको अपने दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैट्रिक और एफएससी हो गया या किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो आपकी जो असनाद हैं आपको वहाँ से वेरीफाई करानी। उसके बाद अगला प्रोसीजर आता है HEC का। आपकी बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है या MPhil की डिग्री है, वो डिग्री सारी की सारी जो हैं वो HEC से वेरीफाई होती। HEC से सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद ये प्रोसीजर जो है, ये चीज़ें हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन। उसके बाद दूसरा सेट जो है उसमें आपको दूसरे सेट में आपको यूनिवर्सिटी के लिए एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको अपने इलाके की पुलिस बाज़ इलाकों में जो है वो सर्विस खिदमत सेंटर भी बने हुए हैं पुलिस के, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, या उसके अलावा आपको चौकी थानों में थोड़ा बहुत जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीजर वहाँ से आपको पता लग जाता है DPO के ऑफिस से या कहीं से भी, तो आपको वो प्रोसीजर फॉलो करके वो एक डॉक्यूमेंट जो है, एक करेक्टर सर्टिफिकेट के नाम का डॉक्यूमेंट जो है वो पुलिस स्टेशन से या DPO के ऑफिस से या खिदमत सेंटर से आपको लेना है। उसके बाद आपको एक फॉर्मेट जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है जिसको आपने कंप्लीट करना है अपने हेल्थ सर्टिफिकेट के तौर पे। उसमें बहुत से प्रोसीजर्स हैं, उसमें कुछ टेस्ट वगैरह हैं, वो सारे के सारे उसमें मेंशन हैं, जिसमें मीज़ल्स हैं, आप कुछ वैक्सीनेशंस करानी पड़ती हैं जैसे मीज़ल्स है या पोलियो है या इसके अलावा, तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी। उसमें उस डॉक्यूमेंट के एंड पे 3 सिग्नेचर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ज़रूर कराने हैं। उसके बाद आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका सर्टिफिकेट है करेक्टर का, जिसमें आपका हेल्थ का सर्टिफिकेट है, जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट कराने होते हैं। ठीक है, उसकी एक फिक्स फ़ीस है, वो फ़ीस आप पे करेंगे। वो फ़ीस जो है वो आप पे करके आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं मोफा जो है वो टेस्ट कर देगी। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आपकी जो लेटेस्ट मेन डिग्रीज़ हैं जिनकी बेस पे आप एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं, वो आपकी बैचलर्स की भी हो सकती है, अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आपकी मास्टर्स की हो सकती है, अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो वाले डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक हो गया, ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको भेजने पड़ेंगे हांगकांग। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी नहीं है,
तो पहले जो हैं वो आप सऊदीया या दुबई भी भेज सकते थे, लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अब सिर्फ़ और सिर्फ हांगकांग से ही डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं। उसके लिए ताइवान .pk के नाम से या आई थिंक ताइवान .pk के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, जिसमें आप जो हैं वो अपना तारुफ दें तो वो आपको ऐड कर लेते हैं ग्रुप में। उस ग्रुप में जो कि यहाँ पे एक सीनियर हैं वकार भाई, वो चला रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको तमाम, चूँकि उसमें तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अटैच्ड हैं, तो आपको वहाँ से तमाम इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएगी कि आपको कौन सा काम कहाँ से करवाना है, बहुत डिटेल में कौन सा काम कहाँ से करवाना है, क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। वो एक ग्रुप की शक्ल में जो हैं डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हांगकांग भेजे जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ग्रुप में भेजेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो बहुत कम लगती है एज़ पर कि आप अकेले भेजें। उसमें सबसे पहले आपको वहाँ से एक बंदा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक डॉक्यूमेंट में मिस कर गया, उसमें आपको एक एफिडेविट भी लिखवाना है, जिसमें आप उस बंदे को मेंशन कर रहे हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे हांगकांग से अटेस्ट करा सकेगा। उसका सारा प्रोसीजर, उसका जो डाटा है कि आपको उसमें क्या लिखवाना है, उस बंदे का नाम जो है वो ग्रुप में मेंशन कर दिया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी। तो फिर आप वो सारा काम जो है वो कर सकेंगे बहुत आसानी के साथ। और उस ग्रुप की बेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हांगकांग से अटेस्ट होके विद इन 1.5 वीक और विद इन 2 वीक्स जो हैं वो होके आ जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्ट होके आ जाएंगे, उसके बाद आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे। वीज़ा का भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान में ताइवान की एम्बेसी ना होने की वजह से यहाँ पे आप उसका वीज़ा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पहले थाईलैंड जाना है। तो उसके लिए आपको थाईलैंड का वीज़ा चाहिए होगा। थाईलैंड की वीज़े की रिक्वायरमेंट थाईलैंड की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। उससे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी, जिसके लिए जिसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह है या ARC या और बहुत सी चीज़ें, सॉरी FRC और बहुत सी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो वो आपका वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद आप थाईलैंड जाएंगे। थाईलैंड जाके अच्छा, इस सारे प्रोसेस में आप बेहतर तरीका यही होता है कि आप अपने ईमेल वाले ऑफिस को, जहाँ से ईमेल आई थी आपको, यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस होता है, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, उनसे आप राब्ते में रहें, ताकि आपको वीज़ा के दौरान एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जो ताइवान की एम्बेसी जो है वो थाईलैंड में मौजूद अपनी एम्बेसी को भेजेगी। तो उसके लिए अगर आप प्रोफेसर से या अपने ऑफिस से राब्ते में हैं तो वो आपका आसानी से हो जाएगा, उसमें डिले नहीं आएगा, वरना थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रोसीजर तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते का है। तो उसके बाद आपको वहाँ से आपको ताइवान का मिल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, ताइवान का वीज़ा मिल जाएगा और उसको आप आगे प्रोसेस कर सकेंगे। और वीज़ा प्रोसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप करते जा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने सारे प्रोसेस करते जाएंगे और वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो हैं वो होती जाएंगी। उसके अलावा जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप भी आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो बताता है। उसके अलावा ग्रुप में मौजूद स्टूडेंट्स के साथ आप अपनी सेटिंग भी बना सकते हैं कि आप यहाँ से थाईलैंड के लिए इकट्ठे निकल जाएं। उससे ये होगा कि वहाँ रहने के अखराजात जो हैं वो थोड़े से बैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। मैं एक दफ़ा से फिर रिव्यू कर देता हूँ कि हमने इस वीडियो में बात की है स्कॉलरशिप हासिल करने का तरीका, आपको मेल कैसे करनी है, आपको प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट कैसे करना है। उसके बाद अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, ठीक है, ये सारा प्रोसीजर। और इसके अलावा फिर वीज़ा प्रोसेस जो है वो कैसे होगा और कहाँ से होगा, वो सारी बातें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और अगर आप ताइवान आना चाहते हैं तो ये आपको हेल्पफुल होगी तमाम प्रोसीजर के लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपके बहुत काम आएगी और आपको एडमिशन लेने में आसानी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।